नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की क्लास ले रहे थे। उसके अंतर्गत हमारी सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई और फर्स्ट यूनिट जिसमें कि नाटक है अजातशत्रु, जो ऐतिहासिक नाटक है और जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस नाटक में मगध के अंतर्गत सम्राट बिंबिसार है, राजकुमार जिसको कि अजातशत्रु कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ जिसका कि कभी कोई शत्रु जन्मा नहीं हो, जिसका नाम है कुणिक। उदयन वह यहाँ का जवाई है, सम्राट बिंबिसार का दामाद। राजवेद जीवक के रूप में है। रानी वासवी और उसकी छोटी रानी छलना, यानी कि बिंबिसार के दो रानियाँ थी, वासवी और छलना। राजकुमारी पद्मावती और इन्हीं की एक का पुत्र था कुणिक, जो अजातशत्रु है, जो दूसरे की पुत्री राजकुमारी है पद्मावती। अजातशत्रु वह अपने स्वभाव से ही कुटिल है, जबकि पद्मावती बौद्ध शरण में गई हुई ऐसी महिला है जिसकी कि हृदय से और मस्तिष्क से, दिलो दिमाग दोनों से ही वो स्वच्छता से बात करती है और स्वच्छता से ही वो अपने जीवन को यापन करना चाहती है। वह ये नहीं चाहती कि वो अपने पिता के राज्य में से कुछ ले, लेकिन जो कुणिक की माता है वह हमेशा उसके मन में ये रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे पुत्र को छोड़कर और यहाँ की राजगद्दी किसी और को मिल जाए। कौशाम्बी में राजा उदयन, सम्राट वसंतक जो विदूषक के रूप में है, रानी पद्मावती और माधवी, श्यामा, आम्रपाली, वासुदत्त उज्जैनी का राजकुमार। कौशल में राजा सेनचित, राजकुमार शैलेंद्र, सेनापति वदुल, कोषाध्यक्ष सुदुप्त, दीन नारायण भांजा, सहकारी सेनापति, रानी रुक्मणी, बंदूक की पत्नी मलिका और राजकुमारी वाजीरा। ये सभी पात्र इसके अंतर्गत आए हुए हैं, जिसमें बिंबिसार मगध का सम्राट है, अजातशत्रु कुणिक मगध का राजकुमार है, उदयन कौशाम्बी का राजा मगध सम्राट का जामाता है, प्रसेनजित कौशल का राजा है, शैलेंद्र जो विरुद्धक के रूप में वो कौशल का राजकुमार है, गौतम जो बुद्ध देव के रूप में है और जो हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, सारिक पुत्र संदर्भ के आचार्य है, आनंद गौतम का शिष्य है, देवदत्त भिक्षुक के रूप में है जो गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी के रूप में बताया गया है, समुद्रदत्त देवदत्त का शिष्य है, जीवक मगध का राजवेद है, वसंतक उद्यन सभा का विदूषक है, बंदूक कौशल का सेनापति है, सुदत्त कौशल का कौशलाध्यक्ष है, दीर्घ का नारायण सेनापति वदुक का भांजा, सहकारी सेनापति और लुब्धक शिकारी है जो कि काशी का दंड नायक है, अमात्य है, दूत है, द्वारिक है और अनुचरण गण है। वासवी मगध सम्राट की बड़ी रानी के रूप में बताई गई है, छलना मगध सम्राट की छोटी रानी के रूप में बताई गई है, पद्मावती मगध की राजकुमारी, श्यामा मागधी आम्रपाली के रूप में बताई गई है, वासुदत्ता उज्जैनी की राजकुमारी है और ये दोनों उज्जैनी की रानियां हैं, मगध की राजकुमारी आम्रपाली और उज्जैनी की राजकुमारी। मलिका सेनापति बदुल की पत्नी के रूप में, बाजीरा कौशल की राजकुमारी के रूप में, नवीना सेविका के रूप में, विजया सरिका कंचुकी दासी नर्तकी इत्यादि इनके पात्रों के रूप में बताए गए हैं। इस नाटक में यह बताया गया है कि जब कौशल के राजा के दो रानियां थी, जिसमें एक के पुत्र था और एक के पुत्री थी। पुत्री बहुत ही सरल स्वभाव की थी, पुत्र कुटिल स्वभाव का था और वो रानी भी नहीं चाहती थी कि उसकी जो राजगद्दी है वो किसी और को मिले। तो इस तरीके से वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र करती रहती जिससे कि सभी को कष्ट होता, लेकिन अंत में जब वो बुद्ध के शरण में जाने के पश्चात उन्हें ये पता चलता है कि नहीं, ये राज उसी को मिलना है, तब नाटक में सब कुछ व्यवस्थित रूप से हो जाता है और अजातशत्रु को उसकी राजगद्दी मिल जाती है। तो इसके अंतर्गत आचार्य वरिचुर ने जो कौशाम्बी में उत्पन्न हुए और जिन्होंने मगध में नंद का मंत्रित किया, उद्यन में समकालीन अजातशत्रु के बाद उद्याशव, नंदीवर्धन, महानंदन नाम के 3 राजा मगध के सिंहासन पर बैठे।
शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न महानंदन के पुत्र महापद्य ने नंद वंशन की नींव डाली। इसके बाद सुमाली आदि 8 नंदों ने शासन किया। किसी के मत के अनुसार महानंदन ने 9 नंदनों के राज्य किया। इस 9 नंदन के 2 अर्थ है। नवनंदन यानी कि नवीन नंदन, नवीन आविष्कार करना, नवीन राजगद्दी की स्थापना करना, तथा महापद्य और सुमामल्य आदि 9 नंद, इनका राज्यकाल विष्णु पुराण के अनुसार 100 वर्ष का था। नंदन से पहले राजाओं का राज्यकाल भी पुराणों के अनुसार लगभग 100 वर्ष का था। डूंडी ने मुद्रा राक्षस के उद्योपाद में अंतिम नंद का नाम धननंद लिखा। इसके बाद योग नंद का मंत्री वरिचित रहा। यदि ऊपर लिखी दोनों पुराणों की गणना की जाए तो ये माना जाता है कि शिशुनाग वंश के और नंद वंश के राजा के राज्यकाल इतना ही होता है। महावंश और जैनों के अनुसार कालाशोक के बाद केवल नवनंदन का नाम ही आता है। और वर सूची ने कारणभूति से कही कि कारणभूति ने गुणान्य से इससे व्यक्त होता है कि कथा वर रुचि के मस्तिष्क का आविष्कार है। और इसी से ये पता चलता है कि उदयन की 2 रानियों के नाम मिले जो बौद्ध के प्राचीन ग्रंथों में, और तीसरी रानी मागधी का नाम आया। वासदत्ता और पद्मावती में से वासदत्ता उसकी बड़ी रानी थी जो अवंती की चंड महासेन की कन्या थी। इसी चंड का नाम पद्योत भी था क्योंकि मेघदूत में प्रद्योत प्रिय दूषिती और किसी प्रति के दोनों पाठों को मिलाकर इधर बौद्धों के लेखकों में अवंती के राजा का नाम प्रद्योत मिलता है। और कथा सरिशातगर में एक श्लोक के द्वारा ये भ्रम उत्पन्न होता है कि यह कि पद्मावती के पिता का नाम क्या था, किंतु कुछ लोग इसे यही मानते हैं कि ये मत ठीक है क्योंकि भास ने अवंती के राजा का नाम पद्योती लिखा और वासवदत्ता में उसका ये दिखाया कि मगध की राजकुमारी पद्मावती को जब अपने लिए चाहता था। जैकोबी ने अपने वासवदत्ता के अनुवाद में अनुमान किया कि इस चंडमोहसेन का पुत्र, किंतु जैसा कि प्राचीन राजाओं को देखा यह अवश्य अवंती के राजा का मुख्य बताया जाता है। उसका राजकीय नाम चंडमोहसेन था। बौद्ध लेखों में भी इसे अग्निदत्त के रूप में बताया गया। बिंबसार श्रेणिक और अजाशत्रु कुणिक के नाम से भी विख्यात थे। उदयन की दूसरी रानी पद्मावती के पिता का नाम बड़ा मतभेद था और वह निर्विवाद मगध राज की कन्या थी, क्योंकि इसी कथा में यह भी बताया गया कि बौद्धों ने उसका नाम सामावती लिखा, जिस पर मागधी के द्वारा उत्तेजित किया जाने से उदयन बहुत ही नाराज भी हुए थे। यहाँ तक कि उसे जला डालने का भी उपक्रम किया, किंतु भास के वासदत्त ने इस रानी के भाई का नाम दर्शक लिखा। पुराण के अजाशत्रु के बाद दर्शक, दर्भक, वंशक, इन्हें कई नाम से भी जाना गया। अजाशत्रु के पुत्र उद्याश्व का नाम उद्दायनी, उदयभद्र के रूप में माना जाता है और ये माना जाता है कि पद्मावती अजाशत्रु की बहन थी, जो भास ने कुड़िक के स्थान में अजात के नाम से दर्शक का भी उल्लेख किया है, क्योंकि दोनों ही 2 अलग अलग माताओं की संतान थी। अजाशत्रु उसकी दूसरी पत्नी की संतान थी, जबकि पद्मावती उसकी पहली पत्नी की संतान थी। यदि पद्मावती अजाशत्रु की कन्या हुई तो इन दोनों बातों में विराजना होगी। और बिंबसार मगध में अपना वृद्धावस्था में राज्य कर रहा था। उस समय पद्मावती का विवाह हो चुका था। प्रसेनजित उसका सम्यक था, वह बिंबसार का साला था। कलिंगदत्त ने प्रसेनजित को अपनी कन्या देनी चाहिए, किंतु स्वयं उस कन्या को कलिंग सेना ने प्रसेन को वृद्ध देखकर उदयन से विवाह करने का निश्चित किया। कथा संहिता के अनुसार इधर बौद्धों के अनुसार गौतम ने अपना नवा चतुर्मासीय कौशाम्बी में उदयन के राज्यकाल में व्यतीत किया। वह 45 चातुर्मास करके उसका निर्वाण भी किया। और उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि अजाशत्रु के राज्याभिषेक में 9वें व 8वें वर्ष में गौतम का निर्वाण हुआ। इससे ये प्रतीत होता है कि गौतम के 35 और 36 चातुर्मास में अजाशत्रु सिंहासन पर बैठा और बिंबसार का प्रतिनिधि या युवा मात्र था, क्योंकि अजात ने अपने पिता को अलग करके प्रतिनिधि के रूप में बहुत दिनों तक राज्य किया था। यानी कि पिता के वृद्ध होने पर अजाशत्रु उनका प्रतिनिधित्व बनकर, यानी कि सारे निर्णय तो राजा लेता था, लेकिन उनका प्रतिनिधि के रूप में उसने राज किया।
और इसी कारण गौतम ने राजगृह का जाना बंद कर दिया। 35वें चातुर्मास में 9 चातुर्मास का समय घटा देने का निश्चित हुआ। अजात के सिंहासन पर बैठने से 26 वर्ष पहले उदयन ने पद्मावती और वासलता से विवाह कर लिया था और वह एक स्वतंत्र शक्तिशाली नरेश था। इन दोनों बातों को ठीक से जांचकर पद्मावती अजातशत्रु की बड़ी बहन थी। पद्मावती अजातशत्रु से बड़ी मानने के लिए यह विवरण भी बताया गया। दर्शन का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भास में अपने नाटक में वही नाम लिखा, किंतु समय का व्यवधान देखते हुए बौद्धों ने उनके नाम न मिलने पर इसका अनुमान लगाया जाता है। पौराणिक लोग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। कुणिक और अजातशत्रु, जो अजातशत्रु है उसको कई लोग कुणिक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति के रूप में बताए गए। प्रोफेसर गेंग महावंश के अनुवाद में बड़ी दृढ़ता से अजातशत्रु और उदयाशन के बीच दर्शक नाम किसी राजा के होने का विरोध करते हैं। कथा के अनुसार पद्मावती के पिता का नाम था। इन सब बातों को देखकर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि पद्मावती बिंबसार की बड़ी रानी कौशल वासवी के गर्भ से उत्पन्न मगध की राजकुमारी थी। नवीन उन्नतिशील राष्ट्रीय मगध, जिसने कौरव के महान साम्राज्य भारत की स्थापत्य किया, नाटक की घटना का केंद्र बना। मगध को कौशल का राज दिया। राजकुमारी कौशल वासवी का केंद्र रही। काशी का प्रांत, जिसके लिए मगध के राजकुमार अजातशत्रु और प्रसेनजित से युद्ध हुआ और इसी युद्ध के कारण काशी प्रांत का आयकर लेने का संघर्ष भी हुआ। और हरित मास, तड़कुई सुकर, तच सुकर जात की कथाओं की घटना भी इसी से संबंधित मानी जाती है। अजातशत्रु जब अपने पिता के जीवन में राज्याधिकार का भोग कर रहा था, जब उसकी विमाता कौशल कुमारी वासवी अजात द्वारा एक प्रकार से उपेक्षित रही, यानी कि जब अजातशत्रु राज्य कर रहा था अपने पिता के प्रतिनिधित्व में, तब वो अपनी जहाँ माता को, यानी कि अपनी सौतेली माता के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उस समय उसके भ्राता कौशल से प्रसन्नचित्त ने उद्योग किया कि मेरे दिए हुए काशी प्रांत का आयकर वासवी को ही मिले। वासवी को मिले यानी कि पद्मावती को ही मिले, क्योंकि वह वहाँ की राजकुमारी के रूप में नादान इस दोनों को लेकर और आपस में युद्ध हुआ। दूसरे युद्ध में अजातशत्रु बंदी बनाया गया। संभवतः इस बार उदयन ने भी कौशल को सहायता दी, फिर भी निकट संबंधी जानकर समझौता होना अवश्य था। उदयन, जो पद्मावती का पति था, उसने भी अजातशत्रु को बंदी बनाने में उसका साथ दिया। अजातशत्रु के हाथ उसके पिता बिंबसार की हत्या होने का भी उल्लेख मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु जो कुणिक है, उसने अपने पिता की भी हत्या कर दी। घुस जातक कथा अजातशत्रु के पिता के राज्य छीन लेने से भविष्यवाणी के रूप में कही गई, परंतु बुद्ध घोष ने बिंबसार का बहुत दिनों तक अधिकारच्युत होकर बंदी की अवस्था में रहना लिखा। और जब अजातशत्रु का पुत्र, तब उसे पैतृक स्नेह का मूल्य समझ में आया। उस समय वह स्वयं पिता को कारागार से मुक्त करने के लिए गया, किंतु उस समय महाराज बिंबसार की अंतिम अवस्था थी। यानी कि जब अजातशत्रु कुणिक के खुद के स्वयं के पुत्र हुआ और उसे जब ये पता चला कि एक पुत्र पिता से दूर होने पर उसे कितना कष्ट होता है, तब उसने जो व्रत पिता को बंदी बना रखा था उसको छुड़ाया और उसे ये पता चला। लेकिन उस समय तक उसकी स्वयं की हालत बहुत ही वृद्ध अवस्था में थी, बहुत ही नाजुक अवस्था में थी। इस तरह पितृ हत्या का कलंक भी उस पर आरोपित किया गया और अजात ने वास्तव में पिता को बंदी बनाया या मार डाला, ये नाटक में उजागर नहीं किया गया। उस काल की घटनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि बिंबसार पर गौतम बुद्ध का अधिक प्रभाव था, यानी कि बिंबसार के जीवन में गौतम बुद्ध के जो विचार थे उसका अधिक असर दिखाई दिया और उसने अपने पुत्र का उद्वत स्वभाव देखकर गौतम के विरोधी देवदत्त के प्रभाव में विशेष रही स्वयं सिंहासन भी छोड़ दिया और उस पर गौतम बुद्ध के विचारों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने स्वयं ने अपने राज्य को भी छोड़ दिया। और इसी कारण अजातशत्रु की माता छलना वैशाली के राजवंश की थी, जो जैन तीर्थ महास्वामी के निकट संबंधी थी। वैशाली की व्रज जाति जो लक्ष्मी नाम की थी, वो अपने गोत्र महास्वामी के धर्म विशेष के रूप में मानी जाती। छलना का झुकाव अपने कुल धर्म की ओर भी अधिक देखा गया। और इधर देवदत्त के बारे में भी ये कहा गया कि गौतम बुद्ध को मार डालने का एक भारी षड्यंत्र रचा गया, जो किशोर अजात को अपने प्रभाव में लाकर राजशक्ति से सहायता लेना चाहता था कि गौतम से वह संघ अहिंसा की ऐसी व्याख्या प्रचारित करें जो जैन धर्म से मिलती जुलती हो। उसके उद्देश्य में राजमाता की सहानुभूति का भी मिलना स्वाभाविक था।
बौद्ध मत में बुद्ध की कृत्य, दृष्ट और उदित इन तीनों प्रकार की हिंसाओं से निषेध बताया गया। यदि भिक्षा में मांस भी मिले तो वर्जित नहीं था, किंतु देवदत्त यह चाहता था कि संघ में ये नियम हो जाए कि कोई भी भिक्षुक मांस खाए ही नहीं। गौतम ने ऐसी आज्ञा नहीं प्रचारित की। देवदत्त ने धर्म को बहाना छलना की सहानुभूति मिली और बड़ी रानी तथा बिंबिसार के साथ जो बुद्ध भक्त थे शत्रुता होने लगी। जब दोनों के विचारों में मतभेदता होने लगी तो दोनों एक दूसरे के शत्रु भी बन गए। इस ग्रह कलह को देखकर बिंबिसार ने स्वयं सिंहासन त्याग देना और राजशक्ति के प्रलोभन से अजात को अपने पिता पर संदेह रखने के कारण हुआ और यही नियंत्रण की आवश्यकता भी रही। देवदत्त और अजात के कारण गौतम को कष्ट पहुंचाने का निसफल प्रयास हुआ और संभवतः ये बौद्ध साहित्य में बड़ी ही अतिरंजिता का वर्णन के रूप में भी मिलती है। कौशल नरेश प्रसन्नचित के शाक्य दासी कुमार के गर्भ से उत्पन्न कुमार का वैरुध्य था और विरुद्धक की माता का नाम जातकों में वासव खतिया मिलता है, जिसे कि काल्पनिक नाम शक्तिमती, इसका वास्तविक नाम खतिया के रूप में है लेकिन उसको काल्पनिक नाम शक्तिमती के रूप में बताया गया। और अजात के पास सहायता के लिए राजगृह आया, किंतु भद्रसाल जातक ने इस विस्तृत वर्णन को विद्रोह विरोधक गौतम के कहने पर अपनी पूर्व मर्यादा पर अपने पिता द्वारा अधिष्ठित हुआ। इस कपिल वस्तु का जनसंहार इसलिए चिढ़कर किया कि शाक्यों ने धोखा देकर प्रसन्नचित से शाक्य कुमारी के बदले एक दासी कुमारी का विवाह कर दिया। यानी कि जहाँ पर राजकुमारी का विवाह करना था वहाँ पर उस समय एक दासी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दासी संतान होने के कारण विरुद्धक को अपने पिता द्वारा अपदस्य भी होना पड़ा और एक दासी पुत्र होने के कारण उसे उसके राजगद्दी से भी उसे हटाया गया और संहारों के कारण बौद्धों ने भी इसे क्रूरता का अवतार दिया। और यहाँ तक कि जो बौद्ध थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उसने भी उसकी सहायता नहीं की। बदसाल कथा के संबंध में जातक में कौशल सेनापति बदुल और उसकी स्त्री मलिका का विशद वर्णन है। इस वधु के पराक्रम में भीत होकर कौशल नरेश ने उसकी हत्या कर दी और उसका बदला लेने के लिए उसकी भागिने यानी कि उसकी बहन दीर्घकालीन यण प्रसन्नचित से राज चिन्ह लेकर क्रूर विरुद्ध को कौशल के सिंहासन पर अभिषेक करती है। यानी कि खाली उसका चिन्ह लेकर ही उसे राज्याभिषेक करवाती है। प्रसेन और विरुद्धक संबंधी घटनाओं का विवरण अवदान कल्पना से भी मिलता है। बिंबिसार और प्रसेन दोनों पुत्र के विरोधी तत्कालीन धर्म के उलटफेर में गौतम के विरोधी थे, इसीलिए क्रूरतापूर्ण अतिरंजित चित्र बौद्ध इतिहास में भी मिलता है। मागधी जो सामावती जिसके उकसाने से पद्मावती पर उद्यन बहुत असंतुष्ट हुए, ब्राह्मण कन्या थी जिसको उसके पिता गौतम से विवाहना चाहा और गौतम ने उसका तिरस्कार कर दिया। उधर मागधी को और बौद्धों को साहित्य वर्णित आम्रपाली यानी कि अम्बपाली हमने कल्पना द्वारा एक मिलने का साहस किया। अम्बपाली पतिता और वेश्या होने पर भी गौतम द्वारा अंतिम काल में पवित्र की गई। यानी कि एक वेश्या होते हुए भी उसने जब गौतम बुद्ध की बात को माना तब उसे वह मोक्ष की प्राप्ति हुई जो कि उसे कभी भी नहीं मिल सकती थी। अम्बपाली कुछ लोग जीवित को इसी का पुत्र मानते हैं। लिच्छविका का निमंत्रण अस्वीकार कर गौतम ने उसकी भिक्षा ग्रहण की। बौद्ध की सांबती वेश्या आम्रपाली मागधी इस नाटक की श्यामा वेश्या एकत्र संगठन कुछ विचित्र तो होगा किंतु चरित्र का विकास कौतुक को और बढ़ा देता है। यानी कि चरित्र के रूप में उनको वेश्या के रूप में बताया गया लेकिन उनका कार्य एक राजकुमारी से भी बढ़कर बताया गया है। सम्राट अजातशत्रु के समय से मगध सम्राट के रूप में परिणित हुआ क्योंकि अंग और वैशाली को इसमें स्वयं विजय काल और काशी अब निर्विराद रूप में उसके अधीन हो गई। कौशल भी इस मित्र राष्ट्र था। उत्तरीय भारत में इतिहास काल का प्रथम सम्राट हुआ। मथुरा के समीप परक नामक गांव में अजातशत्रु की मूर्ति को भी स्थापित किया गया और इस प्रकार अजातशत्रु ने संभवतः पश्चिम में मथुरा तक अपनी विजय प्राप्त की। इस प्रकार इन्होंने ये ऐतिहासिक घटना को बताते हुए एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जयशंकर प्रसाद ने। और यहीं पर हमारा अजातशत्रु भी समाप्त होता है और इस यूनिट के साथ हमारा BA सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर भी समाप्त होता है। अब हम अगले यूनिट में अगले क्लास में हम पहला पेपर लेंगे जो इसमें बाकी कविता हैं आधुनिक काव्य की उसके अंतर्गत।